हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज है 16 जुलाई 2021 और आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदूज न्यूज़पेपर को और पूरा उसका एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके भी इकोनॉमिक चीज़ें को टाइप कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर आप पहली न्यूज़ देख पा रहे हैं जिसमें लिखा है, वाई डू यू नीड द कॉलोनियल लॉ टू सीडिटिंग CGI आस्क गवर्नमेंट। देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने ये बोला कि जो रूल हमारे अंग्रेजों के टाइम पर लगता था, आज हमें वही रूल की ज़रूरत क्यों है। बेसिकली ये रूल ये बताता है कि राजद्रोह के जो केसेस लगाए जाते हैं अलग अलग लोगों के ऊपर, देशद्रोह वगैरह के, क्या आज हमें इन सारे रूल्स की ज़रूरत है जब कॉलोनियल गवर्नमेंट नहीं रही हमारे पास, हमारी अपनी खुद की गवर्नमेंट है। इसका मतलब जो हमारा सेक्शन 124 है, हम उसका पूरी तरीके से मिसयूज़ कर रहे हैं, उसको मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने लेवल पे उस सेक्शन का क्या करिए, मिसयूज़ करिए। तभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा है, क्या अभी भी हमें इस लॉ की ज़रूरत है जिसको गांधी के अगेंस्ट यूज़ किया गया, जिसको गांधार तिलक के के अगेंस्ट यूज़ किया गया। तो ये सारी बातें यहाँ पर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने एक कोट दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप एक कारपेंटर को टूल दोगे जिससे जैसे पेड़ काटा जाता है, अगर वो टूल दोगे तो वो एक पेड़ की है पूरा जंगल काट देगा। यानी अगर आप किसी को एक कोई पावर दोगे तो उस पावर का वो क्या करेगा, मिसयूज करेगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, NHRC पैनल सीक्स CBI प्रोब इनटू बंगाल राइट्स। इसमें क्या है कि NHRC का मतलब है नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। दोस्तों, बेसिकली ये काउंसिल का काम क्या होता है कि ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है। तो क्या हुआ था, अभी जब वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन हुए थे, पोस्ट पोल के जो चुनाव हुए थे, उसके अंदर देखा गया कि कई सारी जगहों पर दंगे किए गए, जिसमें रेप केसेस भी पाए गए, मर्डर केसेस भी पाए गए। तो इस बात को लेकर उन्होंने ये रिकमेंडेशन मांगी है कि भाई ऐसा क्यों हुआ है वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ये सारी बातें किसके द्वारा बोली गई, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा बोली गई हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है यहाँ पर कि NHRC जो है उसका चेयरपर्सन इस टाइम पे कौन है। कमेंट सेक्शन में बताना है, देखते हैं कौन उसका सही आंसर देगा। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया है कि अभी कोई हमारा प्लान नहीं है कि हम स्कूल्स को रीओपन करेंगे, क्योंकि अभी भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई है। दोस्तों, अक्सर अनलॉकडाउन यानी जैसे ही लॉकडाउन हटता है, लोगों के दिमाग से ये चीज़ निकल जाती है कि कोरोना चल भी रहा है, लेकिन रियलिटी में कोरोना अभी भी चल रहा है। इस बात को लेकर CM केजरीवाल ने बोला है कि भाई अभी हम कोई भी स्कूल ओपन नहीं करेंगे। हाँ, अगर फ्यूचर में हमें प्रॉस्पेक्ट लगते हैं कि सारी चीज़ें ठीक है तो हम धीरे धीरे इनिशियल लेवल पे इनको खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये निकल कर आ रही है कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, और वो ये बोल रहे हैं आप अपनी पुरानी फीस यानी पुराने ड्यूज़ को पूरा करो, उसके बाद हम आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देंगे। इस बात को लेकर पेरेंट्स ने कई सारी कंप्लेंट्स भी दायर की है, जिस बात को लेकर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि आने वाले टाइम में हम इस पर भी फोकस करेंगे कि आखिर इस तरह की मनमर्जी जो है प्राइवेट स्कूल के द्वारा ना चलाई जाए। इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ दे रखी है, लेकिन हम वो न्यूज़ पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसका कोई आपके मतलब की चीज़ें नहीं है एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव के अंदर। अगर हम आगे चले तो एडिटोरियल पार्ट्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है, एडिटोरियल पार्ट पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, एडिटोरियल पार्ट में यहाँ पर आप देख पाएंगे, सबसे पहला एडिटोरियल यहाँ पर दे रखा है, एंडिंग द इम्पासेस। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इस एडिटोरियल में पूरी बात ये बोली गई है कि आप देख पा रहे हैं इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। और सबसे ज़्यादा ख़राब तब हुआ कि जब हमारे गलवान जो वैली है, कलवान वैली जो है, उसमें 2020 के अंदर हमारे इंडियन सोल्जर्स बहुत ज़्यादा शहीद हो गए। तो ऐसे में इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे बिल्ड होने चाहिए, इस बात को लेकर यहाँ पर बात की गई है। कहा जाता है कि किस तरीके से ऐसे क्या क्या प्लान्स बनाए जाएं जिससे कि जो भी डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, डिस्ट्रस्ट पैदा हो रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, उसको रिमूव किया जा सके। बेसिकली ये डिस्ट्रस्ट क्यों हो पाता है? क्योंकि LOC के ऊपर ये चाइना वाले क्या करते हैं, अपना कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इनके जितनी भी नेबरिंग कंट्री है, ये उनकी लैंड पर क्या करने की कोशिश करती है, कब्जा करने की कोशिश करते हैं। जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो ईस्टर्न लद्दाख का जो इशू है वो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। इस बात के इंश्योरिटी के लिए विदेश मंत्री जो इंडिया के हैं और जो चाइना के विदेश मंत्री हैं वो आपस में मिलते हैं और इस मीटिंग में डिस्कस किया जाता है कि आखिर ऐसे इशूज़ को कैसे रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अभी 2020 के अंदर जो हमारा
ट्रेड होता है, बायलैटरल ट्रेड होता है, वो चाइना के साथ कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। आपने देखा कि किस तरह से चाइना से हमने बहुत सारा माल इंपोर्ट करवाया, मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह इंपोर्ट किए। बेसिकली चाइना ने हमें हेल्प के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन हमने उनकी हेल्प को पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, और हम उनसे जो माल खरीदते हैं वो एज अ एड के रूप में नहीं बल्कि एज अ ट्रेड के रूप में खरीदते हैं। तो ये सारी बातें देखा जाता है 2021 के क्वार्टर 1 के अंदर जो मेडिकल इक्विपमेंट का इंपोर्ट है वो चाइना से हमारा बढ़ गया। देखो, एक तरफ चाइना में देखने में ऐसा लगता है जैसे चाइना से हमारी बहुत बड़ी दुश्मनी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चाइना के साथ हमारा जो व्यापार है, जो बायलैटरल ट्रेड है, उनमें कोई कमी नहीं आ रही, बल्कि देखा जा रहा है वो पहले से ज़्यादा भी ग्रोथ हो गई है उसके अंदर, ट्रेड के अंदर। इसके बाद यहाँ पर एक दूसरा एडिटोरियल जिसका नाम है ग्रोइंग प्रेस्कैरिटी। ये ग्रोइंग प्रेस्कैरिटी का मतलब क्या है कि आने वाले टाइम में क्या होगा उसको लेकर कंसर्न किया गया है। जैसे आप जानते हैं आजकल जो फ्यूल प्राइसेस हैं, जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, क्या होता है कि फ्यूल प्राइसेस की वजह से ना इसका इम्पैक्ट हमारे फूड आर्टिकल्स पे भी पड़ता है। अब आप कहोगे नहीं सर, फ्यूल का फूड आर्टिकल्स से क्या लिंक है? मैं आपको बताता हूँ। अगर फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे यानी आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ेगा, और अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो जब किसान से लेकर वो चीज़ें सब्जी मंडी तक आएंगी, इतने किलोमीटर्स का रास्ता तय करके आएंगी, तो ऐसे में जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, जिसका इम्पैक्ट वो सीधा अपने गुड्स पर डालेंगे, और गुड्स में अगर उनका इम्पैक्ट डाला जाएगा तो गुड्स की जो प्राइसेस है वो हाई हो जाएंगे, और ऐसे में आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैं आपको बताऊँ, आपको मैंने इन्फ्लेशन वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ाया था कि जो इन्फ्लेशन होती है वो ±4% होनी चाहिए, मतलब 4 में +2 कर सकते हो, 4 में -2 कर सकते हो, यानी इन्फ्लेशन एक अच्छी मानी जाती है जब आपकी इन्फ्लेशन लगभग 2 से 6% के बीच में हो। लेकिन आजकल जो देखा जा रहा है वो इन्फ्लेशन का रेट 6% को भी क्रॉस करने लगा है। तो ऐसे में आरबीआई के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि वो किस तरह से अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ में चेंज लाके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ और देखी गई है कि इन्फ्लेशन के पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडिया जो है वो मानसून पर बहुत डिपेंड करती है अपनी एग्रीकल्चर क्रॉप्स को लेके। 2021 के अंदर जो मानसून है उसमें कमी देखी गई, जिसके चलते जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उनकी वैल्यू भी या प्राइसेस भी क्या हो चुके हैं, हाई हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट में जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होता है तो क्या होता है, प्राइस हाइक होने के पूरे चांस होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम आगे बात करें यहाँ पर, तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि क्या इंडिया का स्टॉक मार्केट बबल की तरह फूटने वाला है। अब आप कहोगे सर बबल की तरह फूटने वाले का क्या मतलब होता है? देखो, क्या होता है कि जब अपने स्टॉक प्राइस बिल्कुल पीक पॉइंट पर होता है, पीक पॉइंट का मतलब ये होता है कि स्टॉक के प्राइस बिल्कुल हाई चल रहे हैं, इस टाइम सबको बहुत दबा के प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब आने वाले टाइम में ये बबल फटने वाला है। क्या ऐसा कुछ होने वाला है स्टॉक मार्केट के अंदर? उस बात को लेकर कंसर्न की गई है। दोस्तों, एक्सपर्ट लोग ये उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले टाइम में स्टॉक बबल होने वाला है। बाकी देखते हैं क्या होता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ड्रोन को लेकर कुछ रूल्स बनाए गए। अब आप कहोगे सर ड्रोन को लेकर रूल्स क्यों बनाए हैं? मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रोन अटैक हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, जिस बात को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की है कि ड्रोन का लोग अब मिसयूज़ करना शुरू कर रहे हैं। इवन मैं आपको बता दूं कि जम्मू के अंदर जितनी भी शादी पार्टियों में ड्रोन का यूज़ करके वीडियोग्राफी की जाती है उस तक को बैन कर दिया गया है, बिकॉज ड्रोन का कोई अता पता नहीं होता, कहीं से भी आ जाता है, उसको हमारी जो डिटेक्टिंग मशीन्स होती है वो डिटेक्ट नहीं कर पाती। इस बात को लेकर अब इंडिया वालों ने कहा कि ड्राफ्ट ड्रोन रूल हम बनाएंगे 2021 के अंदर, लेकिन अभी ये रूल है, इसको बिल बनने में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, लेकिन अभी हम पब्लिक से कंसल्ट कर रहे हैं कि पब्लिक क्या चाहती है इस बारे में, और अगर आप अपना कोई ओपिनियन देना चाहते हैं तो 5 अगस्त तक आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और कहा जाता है कि इसमें ड्रोन बनाने वाली जितनी भी कंपनी है वो मेक इन इंडिया प्लान के तहत ये सारे के सारे ड्रोन्स जो हैं वो इंडिया में ही बनाएंगी। इसके बाद आप राइट साइड पर न्यूज़ देख पा रहे हैं कि 2 मिलियन इंडियन अकाउंट्स जो हैं वो बैन किए गए मई से जून 2021 के बीच में। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये कौन से अकाउंट है? ये मैं बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप अकाउंट की। ये व्हाट्सएप अकाउंट को बैन किया गया, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि व्हाट्सएप कंपनी जो है वो ये देखती है कि कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो रेगुलरली बेस पे बल्क लोगों को भेजे जाते हैं, जिससे क्या होता है एक र्यूमर फैलाई जाती है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर हो। तो इस टाइप के अगर कोई भी मैसेज भेजता है तो उनके अकाउंट को बैन कर दिया जाता है। तो अराउंड पिछले 1-1.5 महीने के अंदर 20 मिलियन यानी 20 लाख अकाउंट्स को क्या किया गया है, बैन किया गया। और ये बहुत चिंता वाली बात है कि आखिर हमारी इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो कि र्यूमर्स फैलाने में इतने ज़्यादा आगे हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आगे देखते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको ये तो डिस्कस करवा दिया कि जो हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं और जो अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री हैं उन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट की थी कल की डेट में यानी थर्सडे को। मैं आपको उस पूरे के बारे में बताता हूँ। देखो, जो हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं उनका नाम क्या है, जयशंकर, और जो अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है
अशरफ गानी। अब क्या है कि अफगानिस्तान के अंदर क्या है ना कि जो लैंड है, ठीक है, अफगानिस्तान की लैंड पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, किसके द्वारा? तालिबान के द्वारा। अब हमारे अफगानिस्तान के साथ ट्रेड रिलेशन अच्छे हैं, तो ऐसे में इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर अफगानिस्तान प्रॉब्लम में है तो हम उनकी हेल्प करें। याद रखना, इंडिया कभी भी किसी की हेल्प पूरी 100% तरीके से नहीं करता, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी कंट्री उससे खफा हो जाए। इंडिया हमेशा मॉडरेट लेवल की बात करता है, ना वो हमें बात करता है पूरी तरह से सहमति में भी बात नहीं करता, और पूरी तरह से अपोजिशन में भी नहीं खड़ा होता है। तो क्या है कि कल की डेट में इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, और जो अफगानिस्तान के एक्सटर्नल मिनिस्टर है, और यूएसए के कुछ विशेषज्ञ, ये तीनों लोग बैठ के एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में ये डिस्कस करते हैं आखिर अफगानिस्तान के अंदर पीस को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। और अफगानिस्तान जैसी कंट्री को हम लोगों ने असिस्ट करने के लिए इंडिया ने लगभग 1.5 टन वीट जो है उन्हें असिस्ट किए हैं, मतलब 1.5 टन उनको वीट जो है वो दान में डोनेट किया है। याद रखना, ट्रेड नहीं किया है, डोनेट किए हैं, ताकि वहाँ पर पीस को इस्टेब्लिश किया जा सके और ऐसे में जो फूड क्राइसिस है उसको मैनेज किया जा सके। इसके बाद अगर हम और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपके पढ़ने के लायक है, और बाकी तो मैंने आपको ये बताया ही था। सबसे पहले यही चीज़ बताई ना, सुप्रीम कोर्ट सेंड्स स्ट्रॉन्ग मैसेज टू गवर्नमेंट, सेक्शन 124A, ये अभी बताया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि हमारे NV रमन्ना है, इन्होंने क्या बोला था कि भाई हमें सेक्शन 124A की ज़रूरत क्यों है, जो कि देशद्रोह के आरोप लगाते हैं, इसको अब हमें पूरी तरह से हटा देना चाहिए। और राइट साइड पे तो मैंने आपको बता ही दिया, जयशंकर जो है जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, इन्होंने चाइना के एक्सटर्नल मिनिस्टर के साथ बैठकर एक मीटिंग की, जिसके अंदर पीस इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था आपको। वो एडिटोरियल वाला पार्ट था ना, उसके अंदर बताया था ना कि हम चाहते हैं कि पीस इस्टेब्लिश हो, इंडिया के साथ ट्रेड ज़्यादा बढ़े, चाइना के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हों। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। चाइना टाइम टू टाइम क्या करता है, हमारे जो ईस्टर्न लद्दाख वाला एरिया है उसके अंदर क्या करने की कोशिश करता है, ज़मीन को हड़पने की कोशिश करता है। अब देखो, पॉलिटिकल लेवल पे मीटिंग्स तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जब ग्राउंड लेवल की रियलिटी की बात करते हैं तो वो कुछ और ही मिलती है। चलो कोई नहीं, जैसा भी है, आने वाले टाइम में मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके बीच में जो रिलेशंस हैं वो अच्छे होंगे और चाइना ऐसी हरकत नहीं करेगा। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी खबर मैं बोलूँगा कि डेल्टा का जो प्लस वेरिएंट है वो सिर्फ और सिर्फ जितने भी सैंपल लिया है उसमें से 1% से भी कम सैंपल में ये चीज़ पाई जा रही है। दूसरी तरफ हमारे पास एक्सपर्ट्स जो कि ये बताते हैं कि इस लॉकडाउन के चलते बच्चों के ऊपर एक मेंटल इलनेस पाई गई है। मेंटल इलनेस का मतलब होता है कि वो दिमागी तरीके से पूरी तरह से प्रेशराइज हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा कायोटिक सिचुएशन में आ गए, उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है, क्योंकि वो घुल मिल नहीं पा रहे हैं। वो घर में 4 दीवारी के अंदर कैद है, मोबाइल के साथ कैद है। हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, एक लेवल तक चीज़ें सही होती हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड वो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट देना स्टार्ट कर देती है। इस बात को लेकर कंसर्न किया गया और कहा गया है कि किस तरह से बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उसको सही किया जाए। जिस बात को लेकर बोला गया कि हर स्टेट के अंदर प्रॉपर मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, सिर्फ बच्चों का ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स की, जिनकी जॉब्स भी छूट गई है, तो वो मेंटली इस टाइम प्रेशर में, इस टाइम मेंटल प्रेशर झेलना सबको आना चाहिए, जिसके चलते हम कहीं ना कहीं चीज़ों को सुधार सकते हैं। क्योंकि मेंटल प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो इन्होंने यही फोकस किया है कि भाई मेंटल प्रेशर को लेकर भी चीज़ें होनी चाहिए, और ये बेंगलुरु के एक डायरेक्टर हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर वही ताइवान को लेकर बोला गया। ताइवान जो है वो किस तरह से अफगानिस्तान के बॉर्डर को जो है वो हड़पने की कोशिश करता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं यहाँ पर बिजनेस एरिया के अंदर, तो बिजनेस सेक्शन के अंदर सबसे पहली बात बोली कि जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मतलब 6% को भी क्रॉस कर चुके हैं 2021-22 के Q1 के अंदर। इस बात को लेकर अब RBI अपनी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी, यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसके अंदर जो CRR SLR रेट है उसके अंदर आने वाले टाइम के अंदर कुछ चेंजेस देखे जा सकते हैं, जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि जो GST के जो ड्यूज़ हैं, लगभग 75,000 करोड़ ड्यूज़ अभी भी ड्यूज़ हैं। ड्यूज़ का मतलब है बकाए जो अभी तक लोगों ने नहीं दिया, जिसके चलते गवर्नमेंट के पास प्रॉपर इनकम नहीं आ पा रही है, और यही रीज़न है कि गवर्नमेंट अपने पास प्रोजेक्ट को पर पैसा नहीं लगा पा रही, क्योंकि उसका पैसा ऑलरेडी ब्लॉक हो रखा है। दोस्तों, अगर मैं आपको बात बताऊं कि जो हमारे पास स्टॉक मार्केट होता है उसके अंदर क्या होता है, टोटल 2 टाइप की स्टॉक मार्केट होता है, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स में टोटल टॉप 30 कंपनीज का डेटा लिया जाता है, और निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनियों का डेटा लिया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, डेली बेसिस पर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको ये नाम आसानी से याद हो जाएंगे। ये नाम कौन कौन से, देखो निफ्टी के अंदर कौन कौन सी कंपनी आती है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखना, अदानी एयरपोर्ट, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिन सर्विसेज, भारतीय एयरटेल, BPCL, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला,
कोल इंडिया, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर्स, ग्रासमेन इंडिया, HCL, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, हीरो मोटोकॉम, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस बैंक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बैंक, ITC, JSW स्टील, कोटेक बैंक, L&T, M&M, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडिया, SBI लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जिसको शॉर्ट में TCS बोलते हैं, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, UPL और विप्रो। दोस्तों अगर आप डेली बेसिस पे ये पढ़ोगे तो आपको ये नाम कहीं ना कहीं फैमिलियर हो जाएंगे। ये हमारी टॉप 50 कंपनियां जो कि निफ्टी के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है। टॉप 50 कंपनियां जो इंडिया की हैं वो उनकी लिस्ट है, और इसमें जो टॉप 30 है वो किस में रजिस्टर्ड होती है, सेंसेक्स के अंदर। यानी जो कंपनियां सेंसेक्स में आती है वो निफ्टी में तो आती ही आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट आ रही है कि जो जून का एक्सपोर्ट है वो 32% से बढ़ा है, लेकिन देखा गया है कि जो इम्पोर्ट है वो भी 74% हो गया है हमारा, ठीक है। जो कि एक तरफ अच्छी भी बात है और एक तरफ ये खराब बात है। दोस्तों हर कंट्री ये चाहती है कि वो अपने यहाँ पर एक्सपोर्ट के लेवल को बढ़ाए और इम्पोर्ट के लेवल को कम करे, और आप अच्छे से जानते हो इम्पोर्ट के लेवल को कम करने के लिए गवर्नमेंट दो टाइप की रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, टैरिफ कोटा और नॉन टैरिफ कोटा। देखते हैं आप में से कौन मुझे सही आंसर देगा, टैरिफ कोटा क्या होता है और नॉन टैरिफ कोटा क्या होता है। और मुझे आप एग्जांपल भी देना, टैरिफ कोटा में क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं और नॉन टैरिफ कोटा के क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। तो ये सारी आज की खबर थी, इसमें और कुछ ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से जो जो चीज़ें हो सकती थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी ये तो आपका क्रिकेट से रिलेटेड है यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का हमारा ये सेशन आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हो तो उसकी PDF फाइल के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको ये PDF फाइल अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको कोई भी सुझाव कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ फ्रीली तरीके से कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और धमाकेदार सीरीज़ के साथ, जिसमें मैं आपको कराऊंगा डेली की डेली इस तरीके से पूरा एनालिसिस। चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।